हेलो बच्चों, ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का तीसरा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब है फ्लावर का टाइप, फ्लावर टाइप्स। देखिए एक्चुअली ये आपको एनसीईआरटी में शुरू में ही मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अभी मैंने आपको सारे फ्लोरल वॉल्स पढ़ा दिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, तो अब पढ़ाऊंगी तब अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि ओवरी। अगर मैंने आपको कार्पल का स्ट्रक्चर नहीं समझाया होता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, बट अब आपने समझ लिया। तो आइए देखते हैं फ्लावर टाइप्स। बेसिस क्या है, किस बेसिस पे यहाँ हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम विथ रेस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस। आप जानते हैं कि सारे फ्लोरल वॉल्स थैलेमस पे लगे होते हैं, है ना। तो थैलेमस पे कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम की पोजीशन क्या है ओवरी के कंपैरिजन में, इस बेसिस पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि इनके कंपैरिजन में ओवरी की क्या पोजीशन है ना। तो आइए यहाँ पे 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड एपीगाइनस फ्लावर। यहाँ पे से एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। तो यहाँ पे आइए, ये देखो, ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ये है हाइपोगाइनस फ्लावर का। अब देखो क्या लिखा है हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में एनसीईआरटी में, कि इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गायनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। द ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। देखिए आप इस डायग्राम से समझिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ये थैलेमस है, ठीक है, और थैलेमस पे ये सेपल्स है, ठीक है, ये पेटल्स है और ये स्टेमन है और ये कार्पल है। आप जानते हैं सेपल्स मिलके बनाते हैं कैलिक्स, पेटल्स मिलके बनाते हैं कोरोला, स्टेमन्स मिलके बनाते हैं एंड्रोसियम और कार्पल से मिलके गायनोसियम बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है कार्पल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे गायनोसियम जो है थैलेमस पे, गायनोसियम की पोजीशन देखिए, ये टॉप पे है थैलेमस पे और अदर जो पार्ट्स है वो इसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ऐसे फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। अब आप यहाँ पे ओवरी की पोजीशन देखिए, देखिए ये कार्पल है, इसमें ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी है। तो ओवरी की पोजीशन देखिए, ये टॉप पे है ना, और बाकी के पार्ट जो है वो ओवरी के नीचे है। तो यहाँ पे ओवरी की जो पोजीशन है वो होती है सुपीरियर। ठीक है, मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी। तो ये हो गया हाइपोगाइनस फ्लावर। अब आते हैं पेरीगाइनस फ्लावर पे। यहाँ पे देखो ये 2 डायग्राम पेरीगाइनस फ्लावर का दिया हुआ है। पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है पेरीगाइनस के बारे में। देखिए, इफ गायनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, गायनोसियम सेंटर में होगा, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। आप समझेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ये थैलेमस है, ठीक है, ये भी थैलेमस है। तो यहाँ पे जो थैलेमस है वो हो गया है, कैसा हो गया है, यहाँ पे जो थैलेमस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थैलेमस फ्लास्क शेप का हो गया है ना, यहाँ पे कप शेप का थैलेमस हो गया है। और जो ओवरी है, जो गायनोसियम है देखिए ये सेंटर में है, यहाँ पे भी गायनोसियम कहाँ है, सेंटर पे है। और जो अदर पार्ट्स है वो थैलेमस के रिम पे लगे हैं, अदर पार्ट्स थैलेमस के रिम पे लगे हैं। ठीक है, अब अगर ओवरी की पोजीशन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ओवरी ना तो सुपीरियर है ना ही इंफीरियर है। ठीक है, ऐसे फ्लावर में हम ओवरी की जो पोजीशन है उसको हाफ इंफीरियर कहा जाता है। यहाँ पे ओवरी को हाफ इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। और ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, जहाँ पे क्या है कि थैलेमस यहाँ पे हो गया है कप शेप्ड का और यहाँ पे हो गया फ्लास्क शेप्ड का, और गायनोसियम कहाँ है, सेंटर में है, और अदर पार्ट्स जो है वो थैलेमस के रिम पे लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओवरी को हम कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। अब मैं इसको आगे आपको इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ट्रिक से याद करवाऊंगी। तो ये हो गया पेरीगाइनस फ्लावर। अब है एपीगाइनस फ्लावर। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन एपीगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे देखिए ये थैलेमस है और थैलेमस के जो मार्जिन्स है वो देखिए ऐसे ऊपर ग्रो कर गए हैं, अपर साइड में ग्रो कर गए हैं। और थैलेमस ने क्या किया, जो ओवरी है इसको कंप्लीटली एनक्लोज कर लिया है, कवर कर लिया है, ढक लिया है और फ्यूज हो गया है।
अब देखो जो अदर पार्ट्स है ये ओवरी के ऊपर से अराइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो फ्लावर है इसको कहेंगे एपिगाइनस फ्लावर, और ओवरी की जो पोजीशन है वो इंफीरियर है। यहाँ पे ओवरी जो है वो कैसी है, इंफीरियर है, ठीक है। तो ये हो गया एपिगाइनस फ्लावर, तो भी आपने समझ लिया। अब आइए इसकी ट्रिक हम याद करते हैं, सॉरी इसके एग्जाम्पल्स याद करते हैं ट्रिक से। एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे है हाइपोगाइनस, यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, याद रखिएगा। इसको कैसे याद करना है, तो ऐसे याद करो, हाई एमसीबी, हाई एमसीबी, हाई से हाइपोगाइनस, एम से मस्टर्ड, सी से चाइना रोज एंड बी से ब्रिंजल, ऐसे याद करना है। एंड पेरीगाइनस, इसको कैसे याद कीजिएगा, इसको याद करना है पंजाब पुलिस रोड पर, पंजाब पुलिस रोड पर, पंजाब से प्लम, पुलिस से पीच, रोड मतलब रोज एंड पर मतलब पेरीगाइनस, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और एपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर है, इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका दो एग्जाम्पल है, गुआवा एंड कुकुम्बर, इसको याद कर लीजिए ECG से याद कर लीजिए। अच्छा, इसका एक और भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इसका 3 एग्जाम्पल है, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ECG से आप याद रख लीजिए और ये रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर अलग से याद रख लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, प्लेसेंटेशन। आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटा के बारे में, ओवरी, ओव्यूल, इन सब के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आइए प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं। क्या है प्लेसेंटेशन भाई, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। देखिए, आप जानते हैं कि ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, तो ओवरी में ओव्यूल्स का क्या अरेंजमेंट है, इसी को कहते हैं प्लेसेंटेशन। अब यहाँ पे प्लेसेंटेशन के कुछ प्रकार हैं, है ना, मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल, ये कुछ टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को फिर से मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी। तो सबसे पहले हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है पी, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आप समझेंगे, ये मैंने पी के सिंगल कार्पल को दिखाया है ना, सिंगल कार्पल को दिखाया है, इसमें सिंगल कार्पल होता है, मतलब पी का जो फ्लावर है उसमें सिंगल कार्पल होता है, तो ये मैंने दिखाया। यहाँ पे देखिए, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये वाला पार्ट क्या है, ये है ओवरी। अब ये जो ओवरी है यही जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होता है, आप जानते हैं, और जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस केस में जो ओवरी है, यहाँ ओवरी के अंदर आपको कितने चैम्बर दिख रहे हैं, एक चैम्बर दिख रहे हैं, है ना, एक चैम्बर है। अब ओवेरियन चैम्बर को हम लोक्यूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लोक्यूल। तो यहाँ पे एक चैम्बर है यानी एक लोक्यूल है। अब एक लोक्यूल है तो हम कहेंगे ओवरी कैसा, यूनिलोक्यूलर है, और 2 होता तो कहते बायलोक्यूलर है, 3 होता तो ट्राइलोक्यूलर कहते, बट यहाँ पे एक ही लोक्यूल है तो कहेंगे ओवरी कैसा है, यूनिलोक्यूलर है। और इसके अंदर आपको ये मैनी ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यही जो ओवरी है, यही ओवरी किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ये ऊपर का पार्ट गिर जाएगा और ये ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, यानी कि ये मटर की फली में कन्वर्ट हो जाएगा। मटर की जो फली है उसको हम फ्रूट मानते हैं क्योंकि वो ओवरी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। और जो ओव्यूल्स हैं ये सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अंदर जो सीड है वो ओव्यूल्स थे पहले, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हुए। अब देखिए, अब जब आप मटर की फली को देखते हैं तो मटर की फली को आप ऐसे 2 पार्ट में खोल सकते हैं, मतलब उसमें 2 ज्वाइंट्स हैं। जो अपर ज्वाइंट है इसे कहते हैं डॉर्सल सूचर, सूचर का मतलब ज्वाइंट है ना, और जो लोअर ज्वाइंट है इसे कहते हैं वेंट्रल सूचर। अब देखना कि जो लोअर साइड का पार्ट होता है ना, आप देखिएगा वो हल्का सा उभरा हुआ सा होता है, जहां पे सीड लगे होते हैं वो पार्ट उभरा हुआ सा होता है। आप देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसको लेके, ये एनसीईआरटी का टुकड़ा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge, forming 2 rows. अब इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन में कि जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पे रिच बनाता है अलोंग द वेंट्रल सूचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो उभरा हुआ सा दिखता है ये रिज है, ये प्लेसेंटा को रिप्रेजेंट करता है, और इसी रिज पे जो है वो ओव्यूल्स लगे होते हैं। अभी देखो, मैंने आपसे कहा ना कि ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट होते हैं।
तो फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट देख के हम ये पता कर सकते हैं कि पहले ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का क्या अरेंजमेंट रहा होगा, क्योंकि ओवरी तो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है एंड ओव्यूल से तो सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फ्रूट के अंदर हम सीड का अरेंजमेंट देख के ये आइडिया लगा लेते हैं कि पहले ओव्यूल्स का क्या अरेंजमेंट रहा होगा ओवरी के अंदर। तो मटर में जो दाने हैं वो मार्जिन पे लगे होते हैं, इसका मतलब है कि ओव्यूल्स जो है वो भी मार्जिन पे लगे होंगे। क्योंकि ये मार्जिन पे लगे हैं तो हम इसे कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और ये यहाँ पे लगे होते हैं लोअर साइड में, है ना, रिज पे लगे होते हैं ये। अब देखिए, अब समझेंगे कि आप जब मटर की फली को खोलते हैं तो कुछ ऐसे दो पार्ट में खुलेगा, कुछ दाने इधर रह जाते हैं, कुछ दाने इधर रह जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने थोड़ा इसको रिज उबड़ा हुआ सा दिखा दिया है। इसका मतलब है कि जो मटर में दाने हैं वो 2 रोज में लगे होते हैं। इसका मतलब है कि जो ओव्यूल्स हैं वो भी 2 रोज में रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिनल सूचर के बारे में, जिसका मार्जिनल प्लेसेंटेशन के बारे में, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पी है। ये आप याद रखिएगा। एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया है, आप देखना चाहे तो ये देखो, ये देख सकते हैं, ये पी का यहाँ पे डायग्राम दिया है। अब अगला जो है टाइप वो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एक्जाइल प्लेसेंटेशन क्या है, आइए देखते हैं। When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be एक्जाइल। अब आप इस पॉइंट को डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डायग्राम दिया है, और ये जो है ये ट्रांसवर्स सेक्शन में। जैसे देखो, ये मेरे पास जो पेंसिल है, इसको अगर मैं ऐसे कट करूं तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, और ऐसे कट करूं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लेसेंटा, देखिए ये है प्लेसेंटा सेंटर में, ठीक है, और इस पे ये ओव्यूल्स लगे हैं, ये ओव्यूल्स लगे हैं। अब यहाँ पे आप ओवरी को देखो, ओवरी में क्या सिंगल चैम्बर है? नहीं, ओवरी के अंदर आपको 1 2 3 चैम्बर्स दिख रहे हैं, मतलब 3 लोक्यूल्स हैं। मतलब ओवरी कैसी है? ट्राइलोक्यूलर ओवरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये सेप्टा है। एक को सेप्टम कहेंगे और ज्यादा है तो कहेंगे सेप्टा। ये क्या है? सेप्टा है, और ये ओवेरियन चैम्बर है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक्जाइल प्लेसेंटेशन के अंदर जितना लोक्यूल आपको दिख रहा है उतना कार्पल का फ्यूजन हुआ है, ऐसा माना जाता है। मतलब जितने लोक्यूल्स हैं उतने कार्पल्स के फ्यूजन हुए हैं। मतलब यहाँ पे 1 2 3 चैम्बर आपको दिख रहा है ना, 3 चैम्बर, मतलब 3 कार्पल्स का फ्यूजन हुआ है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन में आपको जितना चैम्बर दिखेगा उतने प्लस कार्पल का फ्यूजन हुआ है, ऐसा आपको मानना है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर प्लेसेंटेशन है कि ओवरी जो है मल्टीलोक्यूलर है, और यहाँ पे बीच में प्लेसेंटा है, इस पे क्या लगे हैं? ओव्यूल्स लगे हैं, और ये सेप्टम है, यहाँ पे ये ट्रू सेप्टम है, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ये आपने समझ लिया। अब देखिए, अब अगला है पेराइटल प्लेसेंटेशन। अब इसको के बारे में क्या लिखती है एनसीईआरटी की? इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। और फिर क्या लिखती है? ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये देखिए, ये वाला, ये यहाँ पे जो है वो पेराइटल प्लेसेंटेशन दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, ये ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स कहाँ पे लगे हैं? सेंटर पे लगे हैं क्या? नहीं, ओव्यूल्स कहाँ पे लगे हैं? पेरिफेरी पे लगे हैं। एनसीईआरटी कहती है कि ओवरी के इनर वॉल पे ओव्यूल्स जो है वो लगे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ओवरी सिंगल चैम्बर है, लेकिन फॉल्स सेप्टम के डेवलप हो जाने की वजह से ये ओवरी जो है वो 2 चैम्बर्ड हो जाती है। वही देखो लिखा है ना, ओवरी इज 1 चैम्बर्ड ओवरी है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। ओवरी जो है 1 चैम्बर्ड है, ठीक है, एक ही चैम्बर दिख रहा है, लेकिन फॉल्स सेप्टम के डेवलप होने की वजह से ये 2 चैम्बर्ड हो जाती है, ठीक है। ये समझ लिया आपने। अब आगे देखिए क्या है, अब आगे है फ्री सेंट्रल। इसको हटाती हूं। अब आगे है फ्री सेंट्रल, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फ्री सेंट्रल, आइए देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखती है। पेराइटल हो गया, अब है when the ovules are born on the central axis and septa are absent, तो फिर ऐसे प्लेसेंटेशन को कहेंगे, क्या कहेंगे?
फ्री सेंट्रल। आप देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखिए, आप देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम कुछ कुछ आपको सही मतलब सेम लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, इस पे ये ओव्यूल्स लगे हैं, यहाँ पे भी वैसा ही है, बट यहाँ पे ये आपको सेप्टम दिख रहे हैं, यहाँ पे सेप्टम एब्सेंट है, तो ये है फ्री सेंट्रल। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, है ना, एंड सेप्टा एब्सेंट है, सेप्टा नहीं है, तो ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या कहेंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब अगला है और लास्ट बेसल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा डेवलप होता है, एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, और उससे सिंगल ओव्यूल जो है वो अटैच होते हैं। यहाँ पे देखो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, आप इससे समझेंगे, मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखो ये ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पे ये ओव्यूल है, तो जो प्लेसेंटा है ओवरी के बेस पे डेवलप होता है और इससे सिंगल ओव्यूल जो है अटैच होता है। तो अगर ओवरी के बेस पे सिंगल ओव्यूल अटैच है तो कहेंगे बेसल प्लेसेंटेशन। ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या कहेंगे, बेसल प्लेसेंटेशन कहेंगे। तो ये सब हटा देती हूँ, ये आपने समझ लिया। अब आइए अब हम आपको एग्जाम्पल याद कराते हैं। तो यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है पी, कैसे याद रखेंगे, एमपी से, एमपी मध्य प्रदेश। अब है कि एक्जाइल का एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, कैसे याद रखेंगे, ए चाइना टमाटर ले, ए चाइना टमाटर ले, ए से एक्जाइल, चाइना से चाइना रोज, टमाटर मतलब टोमेटो, ले मतलब लेमन। अब है पेराइटल, इसका है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, ये कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना है, MAP मैप, MAP मस्टर्ड आर्जिमोन, एंड मस्टर्ड आर्जिमोन किसमें होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब है फ्री सेंट्रल, इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है डायएंथस एंड प्रिमरोज, इसको कैसे याद रखेंगे, PDF से याद रख लीजिएगा, PDF से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला है बेसल, बेसल का क्या है, बेसल का होता है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ये कैसे याद रखेंगे, ऐसे देखिए, आपको जैसे सूर्य भगवान से बात करना है ना, निवेदन करना है, विनती करना, आप कहिएगा बस सूर्य देवता मर जाएंगे, मतलब अपने जो प्रकाश है उसको कम कीजिए, तो बस बेसल सूर्य देवता, सनफ्लावर एंड मर जाएंगे मैरीगोल्ड, ऐसे याद रख सकते हैं। और देखो मेरा मानना है कि आपने ट्रिक्स जो है इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स वो खुद बनाने चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से याद रख सकें, क्योंकि दूसरा जो है, दूसरा कोई अगर ट्रिक बनाया है तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाया है, उसको याद करने में वो आसान है, हो सकता है आपको वो अच्छा ना लगे तो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो प्लेसेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलिए, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रूट्स की, फ्रूट की बात करेंगे। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फ्रूट है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना है। इट इज अ मैच्योर और राइपन्ड ओवरी, मतलब परिपक्व ओवरी है जो कि डेवलप होता है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये तो बता ही चुकी हूँ है ना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो डेवलप्ड होता है फ्रूट में। अब देखो क्या है कि इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये आप 12th एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा और दो टर्म याद रख लीजिए, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है ना तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, और इसको हम यू कार्प भी कहते हैं। देखो कार्प टर्म फ्रूट के लिए यूज होता है एंड यू का मतलब होता है ट्रू, कहते हैं ना यू बैक्टीरिया, है ना। तो और दूसरे फॉल्स फ्रूट, अगर ओवरी के अलावा अदर पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। जैसे कि जो सेब है ना वहां पे थैलेमस इन्वॉल्व हो जाता है एप्पल के केस में, तो उसको हम कहेंगे कि वो फॉल्स फ्रूट है। इसको ऐसे 12th एनसीईआरटी में फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया, एक मिनट ये कहां से आ गया, ये हो गया फ्रूट के बारे में। अब देखो फ्रूट में जनरली क्या है, क्या होता है, तो पेरिकार्प होता है या फ्रूट वॉल कहते हैं जिसको, और सीड होता है। अब ये जो पेरिकार्प है ना, पेरिकार्प ये मे बी, ये हो सकता है कि ड्राई हो और ये भी हो सकता है कि ये फ्लैसी हो मतलब गुद्देदार हो। तो अगर पेरिकार्प थिक एंड फ्लैसी है तो ये डिफ्रेंशिएटेड होता है 3 लेयर्स में, आउटर लेयर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प में। ठीक है, फ्लैसी जो अगर है पेरिकार्प तो वो डिफ्रेंशिएटेड होगा 3 लेयर्स में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो और कोकोनट में द फ्रूट इज कॉल्ड एज ड्रूप, फ्रूट को ड्रूप फ्रूट कहा जाता है। क्यों, अब आप समझेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है फ्रूट का क्लासिफिकेशन, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए।
एक होता है सिंपल फ्रूट, एक होता है कंपाउंड फ्रूट, है ना, एक होता है कंपोजिट फ्रूट। तो जो सिंपल फ्रूट है ना, सिंपल फ्रूट वो डेवलप होता है मोनोकार्पलरी या फिर अगर मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से। जो सिंपल फ्रूट है वो डेवलप होगा या तो मोनोकार्पलरी ओवरी से, या फिर अगर मल्टी कार्पलरी ओवरी है तो सिनकार्पस होगा, आपस में फ्यूज होंगे। तो मोनोकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं सिंपल फ्रूट। अब जो सिंपल फ्रूट है वो दो तरीके के होते हैं, एक है फ्लैसी फ्रूट, दूसरा है ड्राई फ्रूट। अब फ्लैसी फ्रूट जो है उनमें जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में। जैसे कि मैंगो में हम देखेंगे कि मैंगो का जो पेरिकार्प है वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो मैंगो का जो फ्रूट है वो मैंगो का जो फ्रूट है वो फ्लैसी फ्रूट है। इसी तरीके से एक होता है ड्राई फ्रूट में जो पेरिकार्प है वो 3 पार्ट्स में यानी कि एपी, मेसो एंड एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। जैसे कि मूंगफली आपने देखा है, मूंगफली को हम फ्रूट मानते हैं क्योंकि वो ओवरी से डेवलप हो रहा है, तो उसका जो छिलका है वो पेरिकार्प है। अब क्या मूंगफली के छिलके को आप 3 डिफरेंट लेयर्स में एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बट आपको अगर फिर भी ट्राई करना है तो आप नाकामयाब कोशिश कर सकते हैं, बट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ड्राई फ्रूट है, वहां पे पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है 3 लेयर्स में। इसी तरीके से जो मटर है, अभी हमने देखा मटर की फली को फल मानते हैं क्योंकि वो ओवरी से डेवलप होता है। उसका जो फली है, छिलका, वो पेरिकार्प है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उससे 3 लेयर्स निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट है। ठीक है, इसी तरीके ड्राई फ्रूट है, यहां तक क्लियर है। तो जो ड्रूप है ना, ये फ्लैसी फ्रूट का ही टाइप है। तो मैंगो एंड कोकोनट में जो फ्रूट है वो कैसा होता है? ड्रूप होता है, ये आपको याद रखना है। अब जो ड्रूप फ्रूट है वो डेवलप कैसे होते हैं? तो दे डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज। मोनोकार्पलरी यानी मोनो मतलब एक, कार्पलरी मतलब कार्पल, यहाँ पे एक ही कार्पल है। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज से डेवलप होते हैं एंड आर वन सीडेड होते हैं। साथ ही आपने ये याद रखना है कि जो ड्रूप फ्रूट होता है ना, इसमें जो एंडोकार्प है, एंडोकार्प वो हार्ड होता है। फ्रूट विथ हार्ड एंडोकार्प इज नोन एज ड्रूप फ्रूट, याद रखिएगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट कहाँ भागता है। हाँ, तो अब देखिए मैंगो की बात कर लेते हैं कि इन मैंगो में जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू, जो पेरिकार्प है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? तो आउटर थिन एपिकार्प में, मिडल फ्लैसी एडिबल मेसोकार्प में और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प में। अब इस पॉइंट को आप समझेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है इसको समझने के लिए। आपको बस एक आम खाना है ना। आइए आम खाइए। तो जब आप आम खाते हैं, आप देखो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, पक्का आम दिखाया गया है। तो जब आप आम खाते हैं तो आम का जो छिलका जिसको आप उतार के फेंक देते हैं, ये है एपिकार्प। ये क्या है? ये है एपिकार्प। अब उसके अंदर जो फ्लैसी पार्ट है, जो एडिबल होता है, जिसको हम खाते हैं, वो है मेसोकार्प। तो जो मैंगो है उसमें हम क्या खाते हैं? मेसोकार्प खाते हैं। जो मेसोकार्प है वो एडिबल होता है मैंगो के केस में। उसके बाद गुठली आ जाता है। गुठली पे जो हार्ड कवरिंग है वो होता है एंडोकार्प। देखो शुरू में एंडोकार्प कम हार्ड होता है, इसीलिए देखना जब कभी अचार काटते हैं तो आम कट जाता है, लेकिन जब आम पकता है ना बाद में वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो एंडोकार्प हार्ड है, और ठीक है, और एंडोकार्प के अंदर सीड है। तो ये हो गया आम के बारे में। आम में हम मेसोकार्प खाते हैं ना, एडिबल पार्ट मेसोकार्प है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करके, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इन कोकोनट मेसोकार्प इज फाइब्रस, कि कोकोनट में मेसोकार्प फाइब्रस होते हैं। इसका क्या मतलब है? आइए हम इसको थोड़ा समझ लेते, 1 मिनट समझेंगे। यहाँ पे देखो मेरे पास ये एक मैंने डायग्राम बनाया। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये कोकोनट का मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कि देखिए नारियल 2 तरह का है। एक होता है हरा नारियल, है ना, जिसका हम पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, आपने भी पिया होगा, वो होता है। दूसरा एक होता है नारियल पक जाता है। तो देखो जब नारियल हरा है ना, जिसका हम पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो उसमें जो आउटर ग्रीन कवरिंग होता है ना, उसे हम कहते हैं एपिकार्प। उसे क्या कहते हैं? एपिकार्प कहते हैं। अब इस एपिकार्प को जब हटाओगे तो अंदर में व्हाइट सा पार्ट दिखेगा, ये है मेसोकार्प। तो क्या इसमें एपिकार्प खाते हैं? नहीं। मेसोकार्प खाते हैं? नहीं। मेसोकार्प के अंदर होता है एंडोकार्प, और एंडोकार्प हार्ड होता है।
एंडोकार्प हार्ड होता है, शुरू में तो कम हार्ड होता है, बाद में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो नारियल का वो पार्ट जिसको पटक पटक के पत्थर से तोड़ते हो वो एंडोकार्प है, जो कि हार्ड होता है। और इसके अंदर आपको व्हाइट कलर की मलाई चिपकी दिख जाएगी, है ना, जो कि बाद में वो नारियल का व्हाइट वाला पार्ट बन जाता है जिसको हम खाते हैं। वो क्या है, वो एंडोस्पर्म है। यहाँ पे जो एडिबल पार्ट है वो एंडोस्पर्म होता है और अंदर लिक्विड जो है वो भी एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो ये तो कच्चा हरा नारियल है। अब यही जो कच्चा हरा नारियल है अगर वो पैर पे लगा ही रह जाता है तो वो क्या होता है, सूखने लगता है और सूख के छोटा होने लगता है और फाइब्रस हो जाता है। फाइब्रस कैसे हो जाता है कि जो ये मीजोकार्प है ना, मीजोकार्प, यहाँ पे फाइबर्स डेवलप होने लग जाते हैं। ये देखो यहाँ पे पूरे ऐसे फाइबर्स डेवलप होने लग जाते हैं और ये फाइब्रस हो जाता है। मीजोकार्प जो है वो फाइब्रस हो जाएगा, यहाँ पे फाइबर्स डेवलप हो जाएंगे, ये फाइब्रस हो जाता है। और साथ ही क्या होता है, एपिकार्प जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। एपिकार्प डिजेनरेट हो जाता है और मीजोकार्प जो है वो फाइब्रस हो जाता है। और ये मार्केट में बिकता भी है, इसके फाइबर जो है वो मार्केट में कॉयर के नाम से बिकते भी हैं। तो यही कहा गया है कि यहाँ पे कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस हो जाता है। ठीक है, कोकोनट में मीजोकार्प फाइब्रस हो जाता है और यहाँ एंडोकार्प है जो कि हार्ड है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे देखो ये मीजोकार्प को दिखाया गया है जो कि फाइब्रस है और यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए एंडोकार्प दिखाया गया है और ये अंदर ये सीड। ठीक है, अब इसको मैं हटाती हूँ, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऐसे मैंने ये आपको बता ही दिया था कि कुछ जो है फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज्ड फॉर फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो कुछ यहाँ पे सिंबल यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट के लिए देखो ये सारे टर्म जो है वो हमने पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे मैं फिर नहीं बताऊंगी कि ब्रैक्टिएट क्या है, ब्रैक्टिएट क्या है। ब्रैक्टिएट को बीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ई ब्रैक्टिएट को ईबीआर से, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को ऐसे ऐसे गोला फिर ऐसे प्लस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड जाइगोमॉर्फिक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, इनको कैसा हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बाइसेक्सुअल को ये बता ही चुकी हूं तो ये सब फिर भी एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक साथ। बाइसेक्सुअल को ऐसे, यूनिसेक्सुअल मेल स्टेमिनेट फ्लावर को ऐसे, पिस्टिलेट को ऐसे, कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, एंड्रोसियम को ए से एंड गाइनोसियम को जी से। अब देखो यहाँ पे ये हाइपोगाइनस फ्लावर, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से गाइनोसियम। ठीक है, और गाइनोसियम यहाँ पे कैसा है, हाइपोगाइनस फ्लावर में गाइनोसियम टॉप पे है और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इसके नीचे हैं। तो जी से गाइनोसियम और बाकी के पार्ट इसके नीचे हैं तो एक लाइन से ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, एपिगाइनस में बाकी के पार्ट जो है इसके ऊपर है ना, ओवरी के ऊपर होते हैं। तो ये देखिए ये जी और इसके ऊपर डंडा दे दिया। और पेरीगाइनस में ओवरी तो हाफ इंफीरियर है तो जी लिख के ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो सॉरी दिखा नहीं क्या, ये देखिए एपिगाइनस में जी लिख के ऐसे ऊपर डंडा देते, जी से गाइनोसियम इसके ओवरी के ऊपर है ना और सारे पार्ट्स, तो सारे पार्ट्स को ऐसे डंडा से दिखा देते तो इसको ओवरी के ऊपर लिख दिया। और पेरीगाइनस फ्लावर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है जो कि आपको काम आएगा जब आप फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे लिखेंगे, उस समय आपको काम आएगा। इसके अलावा एडिशन ये भी बता चुकी हूँ, है ना, एपीफाइलस कंडीशन, इसको पीए और ऊपर ऐसे दे देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एपीपेटलस कंडीशन, गायनेंड्रस कंडीशन, ये सभी बता दिया था तो अब फिर से इसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब चलिए अब यहाँ पे हम फैमिली स्टार्ट करेंगे। सोलेनेसी फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो हम ना न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम सोलेनेसी फैमिली ही सिर्फ दिया है तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ये हटा ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना मोस्टली हर्ब्स होते हैं, मोस्टली हर्ब के फॉर्म में होते हैं, कुछ श्रब्स भी होते हैं एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, ये याद रख लेना। इसके अलावा स्टेम कैसा है, हर्बेसियस होता है, रेयरली वुडी होता है, रेयरली वुडी होगा, एरियल है, एयर में है, इरेक्ट है, सीधा है ना, सिलेंड्रिकल भी होता है, ब्रांच्ड स्टेम होता है, स्टेम सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, हॉलो मतलब खोखला भी हो सकता है, हेयरी हो सकता है एंड
ग्लैब्रस हो सकता है। देखो ग्लैब्रस का मतलब होता है स्मूथ, अगर स्टेम पे कोई हेयर नहीं है तो कहेंगे कि ग्लैब्रस स्टेम है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है इन पोटैटो, पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम होता है, याद रखिएगा, ये शायद बताया भी होगा मैंने पहले। अब यहाँ पे लीव्स जो है, लीव्स पत्तियां, वो कैसी होती है, तो अल्टरनेट है। देखो ये सारे टर्म जो है ये आप ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो न्यू टर्म है जो आपने नहीं पढ़ा वो बताऊंगी। तो ये अल्टरनेट वगैरह तो पढ़ ही लिया है कि लीव्स अल्टरनेट है ना, सिंपल पत्ती है, सिंपल लीफ है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड भी होता है। इसके अलावा एक्स स्टिप्यूलेट, लीफ के बेस पे स्टिप्यूल नहीं है तो लीफ कैसा होता है, एक्स स्टिप्यूलेट होता है। एंड वेनेशन कैसा है, रेटिक्यूलेट वेनेशन है। ऑफकोर्स ये जो है डाइकॉट की फैमिली है, जो सोलेनेसी फैमिली है, ये डाइकॉट की फैमिली है, तो रेटिकुलेट वेनेशन ही होगा। चलिए इसको हटाती हूँ। अब आगे देखते हैं क्या है कि यहाँ पे अगर इनफ्लोरेसेंस की बात करें, वो होता है, यहाँ पे लिखा है सोलिटरी एक्सिलरी, देखिए ये कोमा नहीं है, ठीक है। सोलिटरी एक्सिलरी का मतलब क्या है कि लीफ के एक्सिल में अगर सिंगल फ्लावर डेवलप हो रहा है तो कहेंगे सोलिटरी एक्सिलरी, एक्सिल में तो एक्सिलरी, एंड सिंगल सॉलिटरी, सिंगल को सॉलिटरी कहते हैं, तो सॉलिटरी एक्सिलरी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा साइमोज एच इन सोलेनम, सोलेनम में साइमोज, सोलेनम के अंदर साइमोज होता है, ये याद रखिएगा। फ्लावर जो है यहाँ पे कैसा है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। अब आइए यहाँ पे मैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम पहले समझाती हूँ, तब हम फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे। ये देखो, ये फ्लोरल डायग्राम एनसीईआरटी का ही है ये तो, और ये यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सिंबल किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक का, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, मतलब यहाँ पे जो फ्लावर है वो कैसे है, एक्टिनोमॉर्फिक है। और ये सिंबल किसका है, बाइसेक्सुअल का, तो फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ये फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, स्टेमन्स है, और ये ओवरी, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब आते हैं हम कैलिक्स पे। कैलिक्स यहाँ पे क्या लिखा है कि K5, यानी कि कैलिक्स के अंदर 5 सेपल्स हैं, और चूंकि इनको ब्रैकेट में लिखा है, आपको बताया था कि फ्यूजन दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी कि सारे सेपल्स जो है वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए फ्लोरल फॉर्मूला या डायग्राम में हम ना कैसे लिखते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, मतलब सबसे पहले कैलिक्स, फिर ये कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे बाहर हो जाएगा कैलिक्स और सेंटर में हो जाएगा गाइनोसियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हम काउंट करते हैं सेपल का नंबर, तो 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं। अब ये क्या आपस में फ्री हैं, क्या नहीं है, आप देख सकते हैं ये फ्यूजन दिखाया गया है, ये आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। सेपल्स कैसे हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं। अब एस्टिवेशन देखिए एस्टिवेशन सेपल्स का भी देख सकते हैं, पेटल्स का भी देख सकते हैं। तो आप देखो ये जो सेपल है, ये सारे सेपल्स के जो मार्जिन है, ये क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्या, नहीं, कहीं पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और ना ही ओवरलैप हो रहे हैं। मतलब ये जो यहाँ पे एस्टिवेशन है वो कौन सा है, वेलवेड एस्टिवेशन है। यहाँ पे नहीं लिखते, वो आपको ये फ्लोरल डायग्राम देख के पता लगाना होता है, ठीक है। अब अंदर आते हैं, अब है कोरोला। कोरोला में लिखा है कि C5, और ये भी ब्रैकेट में है, यानी कि यहाँ पे भी जो पेटल्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, और वो आपस में फ्यूज्ड है। अब देखो यहाँ पे कैलिक्स में जो सेपल है वो भी 5 है, पेटल भी 5 है, तो फ्लावर कौन सा हो गया, पेंटामेरस। बताया था ना, एक्सेसरी वर्ड को देखना है, तो पेंटामेरस फ्लावर जो है वो पेंटामेरस होगा। अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 5 या 5 के मल्टीपल में है तो फ्लावर को कहते हैं पेंटामेरस। तो यहाँ पे कैलिक्स भी 5 है, कोरोला भी 5 है, और एक्सेसरी वर्ड देखना है तो फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस फ्लावर है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये सेपल दिखाया है, तो सेपल का नंबर कितना, 1 2 3 4 5 है। ये आपस में फ्री है या फ्यूज्ड है, तो देखिए ये भी फ्यूज्ड है आपस में, तो फ्यूजन के लिए ब्रैकेट यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे एस्टिवेशन चेक कीजिए कि क्या इन पेटल्स के मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या ओवरलैप हो रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे भी एस्टिवेशन कौन सा हो जाएगा, वेलवेट एस्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर आइए, अब एंड्रोसियम की बात करते हैं, तो A5 यानी एंड्रोसियम में स्टेमन्स का नंबर कितना है, 5 है। और देखो यहाँ पे ये ऐसे दिखाया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्टेमन है वो पेटल से जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस कंडीशन है, ठीक है।
तो देखिए ये स्टेमन है 1 2 3 4 5 5 है और ये पेटल से जुड़े हुए हैं यानी कि एपी पेटल। और सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो स्टेमन है स्टेमन वो आपस में नहीं जुड़े हैं, इसीलिए 5 को ब्रैकेट में यहाँ पे नहीं लिखा, वो आपस में नहीं जुड़े हैं। लेकिन जो स्टेमन है वो पेटल से जुड़े हैं यानी एपी पेटलस कंडीशन है। अब गाइनोशियम पे आते हैं तो देखो G2 लिखा है, मतलब गाइनोशियम में 2 कार्पल है और वो आपस में फ्यूज्ड है, तो फ्यूजन दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज किया है। देखो यहाँ पे ये ओवरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लेसेंटेशन सबसे पहले देखो कि यहाँ पे देखो ये प्लेसेंटा है, सेंटर में प्लेसेंटा है और सेप्टम है और ओवरी में 1 2 देखो यहाँ पे ये प्लेसेंटा है और इस पे ये ओव्यूल्स लगे हैं और सेप्टम है। ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं? एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहते हैं, अभी पढ़ाया। तो यहाँ पे प्लेसेंटेशन क्या कैसा है? एक्जाइल है। और यहाँ पे देखो ओवरी में 2 चैम्बर है ना, 2 चैम्बर है। और आपको बताया था कि एक्जाइल प्लेसेंटेशन के अंदर ओवरी में आपको जितने चैम्बर दिखेंगे ना, मतलब उतने कार्पल्स का फ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पे 2 कार्पल का फ्यूजन हुआ है, बाय कार्पलरी कंडीशन है, ठीक है। और सिन फ्यूजन हुआ है सिन कार्पस है, तो इसको ब्रैकेट से हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये हो। और यहाँ पे ओवरी जो है वो कैसा है? देखिए नीचे है, मतलब गाइनोशियम और ये डंडा नीचे, मतलब ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, ठीक है। अब इसको हटाती हूँ। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक एक करके इन फ्लोरल कैरेक्टर्स को। सेपल्स 5 हैं, यूनाइटेड है। देखा परसिस्टेंट से परसिस्टेंट है। कैलिक्स परसिस्टेंट का क्या मतलब है कि आपने टमाटर या बैंगन देखा होगा, टमाटर या बैंगन के ऊपर ऐसी ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है? वो सेपल्स है, कैलिक्स है। ऐसे कैलिक्स जो फ्रूट बनने के बाद भी गिरते नहीं है, अटैच रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। ये टमाटर एंड बैंगन के अंदर दिख जाएगा, ऐसा लगता है ये दोनों ताज पहन के बैठे हैं, ठीक है। एस्टिवेशन कैसा है? वेलवेट एस्टिवेशन है यहाँ पे। अब चलिए अब कोरोला की बात कर लेते हैं। तो कोरोला में कोरोला में जो पेटल्स है 5 है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोसियम में स्टेमन्स जो है 5 है और वो आपस में फ्री है। एंड एपीपेटलस कंडीशन है, वो पेटल से जुड़े होते हैं। ये सभी हमने देखा अभी। गाइनोशियम की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। गाइनोशियम की बात अगर करें तो बाइकार्पलरी है, ठीक है। और ओवरी जो है ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं। बाइकार्पलरी सिन कार्पस यानी कि बाइकार्पलरी, बाय मतलब 2, कार्पलरी कार्पल, 2 कार्पल है और सिन कार्पस कंडीशन है, यानी कि वो आपस में कैसे फ्यूज्ड है। ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। बायलोक्यूलर है ओवरी, 2 लोक्यूल है ओवरी में। ये देखो कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ओवरी में 2 चैम्बर है ना, और ओवरियन चैम्बर को लोक्यूल भी कहते हैं। तो 2 लोक्यूल है, यानी कि ओवरी कैसी है? बायलोक्यूलर है, ठीक है। प्लेसेंटा सोलन प्लेसेंटा होता है विथ मेनी ओव्यूल्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो कैसा है? सोलन है। ये देखो ये दिखाया गया है, ये प्लेसेंटा, ये सोलन प्लेसेंटा है। देखिए सोलन प्लेसेंटा का होना और ओब्लिक सेप्टम का होना, जो ओवरी है वो ओब्लिकली प्लेस्ड होती है, देखिए ओब्लिक सेप्टम है, ठीक है। और ये सोलन प्लेसेंटा का होना, वो ये सोलनेसी फैमिली का मेन कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है। और मेनी ओव्यूल्स होते हैं। देखिए क्या प्लेसेंटा सोलन है विथ मेनी ओव्यूल्स। अब देखो ना, टमाटर और बैंगन इसी फैमिली के तो मेंबर है, उसमें कितने सीड होते हैं? मतलब मेनी सीड है, मतलब मेनी ओव्यूल्स होंगे ना। और प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्जाइल है, ठीक है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर फ्रूट के टाइप को देखें तो बेरी और कैप्सूल। देखो बेरी जो है ये फ्लैशी फ्रूट का प्रकार है और कैप्सूल जो है ये ड्राई फ्रूट का प्रकार है। तो आप याद रख लीजिएगा। सीड मैनी होते हैं, मतलब आप देख लो ना टमाटर के अंदर कितने सीड हैं। और एंडोस्पर्मस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एक्सेप्शन है। डाइकोट की फैमिली है, आगे पढ़ेंगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। होना चाहिए था नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, बट एक्सेप्शनली ये एंडोस्पर्मिक है। ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब चलो, अब आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस फैमिली का। तो इस यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे फूड के काम में आते हैं, जैसे टोमेटो हम खाते हैं ना, ब्रिंजल, पोटैटो, इसी फैमिली में आते हैं। ये सभी खाने के काम में आते हैं। स्पाइस मसाले में चिली जो है मिर्च, इसी फैमिली में आते हैं, वो स्पाइस मसाले के काम में आते हैं। इसके अलावा मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा, ये
फ्यूमिगेटरी टोबैको एंड ऑर्नामेंटल्स पिटूनिया, सजावटी पादप। तो ये इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो आप याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वो कंप्लीट होता है। हमने न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा है। इसके अलावा नीट के सिलेबस में कुछ और भी फैमिलीज जो हैं वो ऐड हुए हैं जिसको मैं बाद में करा दूंगी। फिलहाल तो ये चैप्टर यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ, और जो बच गए जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट वाले को पढ़ना है वो मैं बाद में करा दूंगी। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं ये लेक्चर को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।